अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य धर द्विवेदी नक्षत्र तक के एक नए कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय हमने लिया है भाग्य, और भाग्य का कारक बृहस्पति है। तो भाग्य और बृहस्पति के संबंध में आज हम आपको कुछ सूत्र बताने वाले हैं। भाग्य है क्या चीज? भाग्य वह चीज है, अगर यह मजबूत होता है तो हमारे जो जीवन में दांव पेच होते हैं वो एकदम सटीक बैठते हैं। मेहनत, परिश्रम और दांव पेच तो जीवन में हर कोई लगा रहा है, लेकिन पता चलता है कि हर किसी का परिश्रम और हर किसी का दांव पेच सफल नहीं हो पा रहा है, सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है। तो भाग्य वह चीज है जो हमें हमारे दांव पेच, जिसमें भी हम प्रयास करते हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में या कार्य में, वह सटीक बैठ जाता है। तो भाग्य को कुछ अच्छे बनाने वाले योगों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं जितने सारे योगों को बता रहा हूँ उनको आप अपनी कुंडली में मिलाते हुए चलिए। जितने ज़्यादा योग मिल जाएं, आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य उत्तरोत्तर यानी क्रमशः उतना ही बलवान होता जा रहा है। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए सूचना है कि ज्योतिष का नया बैच प्रारंभ होने वाला है। आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। भाग्य भाव होता है कुंडली का 9वां भाव। एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का अगर हमें बल देखना है कुंडली में, कोई भी भाव कितना बलवान है, इसके लिए हमें उस भाव को देखना चाहिए और उस भाव से उतने ही भाव आगे जाना चाहिए। यानी भाव भी लगाना चाहिए, भावत भावम भी लगाना चाहिए और भाव के कारक को भी देखना चाहिए। तो चलिए पहले सूत्र पे चलते हैं। पहला सूत्र यह है कि अगर आपके 9वें भाव में कोई ग्रह है तो यह मान लीजिए कि एक अच्छी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति में वह ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, शत्रु राशि में हो, मित्र राशि में हो, लेकिन ग्रह होना चाहिए। आप यहाँ इस चीज को ऐसे समझिए कि जो हमारी कुंडली के 12 घर हैं उनमें अगर किसी ग्रह का होना पाया जाता है तो वह ग्रह उस भाव को क्या करता है, एक्सेस करता है, यानी एक्टिवेट रखता है। किसी भाव में ग्रह का ना होना भाव के सोने की स्थिति को दर्शाता है। भाव में ग्रह का होना चाहिए, या फिर ग्रह ना हो तो किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि जरूर होनी चाहिए। अगर ये दोनों स्थितियां नहीं बनती हैं तो वह भाव हमेशा आपके जीवन में एक्टिव नहीं रहता है, कभी काम करेगा और कभी सुसुप्त अवस्था में रहेगा। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि आपकी कुंडली के 9वें भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो कि लगन का मित्र हो, तो यह एक भाग्यशाली होने का संकेत देता है। अगर वह ग्रह लगन का मित्र नहीं होगा तब भी आपका भाग्य काम करेगा, मतलब सुप्त अवस्था में तो कम से कम नहीं है। अधिक प्रयास ले ले, अधिक मेहनत ले ले, असफलता के बाद सफलता दे, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर शत्रु राशि का ग्रह है, नीच राशि का ग्रह है तो भी, लेकिन भाग्य कम से कम एक्टिवेट तो रहेगा। वहीं अगर मित्र राशि का कोई ग्रह है जो कि लगन का मित्र हो, या फिर 9वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वह अपने मित्र के घर में हो, अपनी राशि में हो, उच्च का हो, तो यह सबसे अच्छी स्थिति होती है। इस आधार पे आप देख लीजिए कि क्या पहला फैक्टर आपकी कुंडली में लागू हो रहा है, यानी भाग्य भाव में कोई ऐसा ग्रह होना जो स्वराशि का हो या लगन का मित्र हो, तो यह आपको भाग्यशाली बनाने का एक योग मिल जाता है। अब जो ग्रह भाग्य भाव में बैठा होगा, अगर वह लगन का मित्र होगा तो वह आपके भाग्येश यानी भाग्य भाव के स्वामी का भी मित्र हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल जो है बेनिफिट मिलता है कि भाग्य भाव में बैठा ग्रह भाग्येश और लगन दोनों का मित्र है। वह उस भाव की हमेशा रखवाली करता है, उस भाव को हमेशा उठाने का प्रयास ही करता रहता है। दूसरे स्टेप पे हम चलेंगे, भाग्य भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, इस पे बहुत कुछ मैटर करता है। देखिए पहले स्टेप पे क्या है कि भाग्य भाव कौन सा भाव है, त्रिकोण का भाव है। 9वां भाव त्रिकोण है और यह सर्वविदित नियम है कि अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाए, त्रिकोण क्या हो गया, लक्ष्मी स्थान हो गया, केंद्र विष्णु स्थान हो गया। अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाए यानी आपका भाग्येश जो है वह केंद्र स्थानों में बैठा होगा, तो यह भी आपके भाग्यशाली होने का एक
कारण बनेगा। तो आप देखिए भाग्येश आपका लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या दसम में बैठा होगा तो यह योग भी आपको भाग्यशाली बनाएगा। अब आपने भाग्येश को देख लिया तो भावत भावम अब हम लगाएंगे। भाग्य भाव से नवम भाव कौन सा होता है? पंचम भाव होता है। यानी नवम भाव खुद भी त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान है, और पंचम स्थान भी लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है। पंचम भाव जो है यह भाग्य का भाग्य है। नवम भाव हमारा भाग्य, जब हम वहां से काउंट करेंगे तो पंचम पे पहुंचेंगे, यानी यह भाग्य का भाग्य हो जाता है। अब अगले स्टेप पे आप यह देख लीजिए कि अगर आपका पंचमेश भी केंद्र में हो, नौमेश आपका केंद्र में गया तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आपका पंचमेश भी केंद्र में गया तो अब आप डबल भाग्यशाली होने वाले हैं, यानी भाग्य का स्तर बढ़ जाएगा। और भाग्येश और नवमेश और पंचमेश आपके, यानी दोनों भाग्य, नवम भाव भी भाग्य है, पंचम भी भाग्य है, दोनों के स्वामी केंद्र में अगर जाके बलवान हो जाएंगे, यानी मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में होंगे, तो यह बहुत ही तगड़े भाग्य का संकेत देता है। व्यक्ति गरीबी और दरिद्रता में उत्पन्न होने के बावजूद भी सुख और सफलता के चरम तक पहुंचने का सामर्थ्य रखेगा। अब यहाँ पर हम अगले सूत्र को अगर अप्लाई करें तो आपको देखना होगा भाग्य का कारक कौन सा ग्रह होता है? बृहस्पति होता है। आपने अपने भाग्येश को देख लिया, केंद्र में है तो आप भाग्यशाली हैं, पंचमेश केंद्र में है तो भाग्यशाली हैं। जैसे जैसी स्थितियां मिलेंगी उतने ज्यादा आप भाग्यशाली होते चले जाएंगे। अब आप बृहस्पति को देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति पंचम और नवम दोनों का कारक है, भाग्य का भी स्वामी है, और भावत भावम लगाते हैं जब तो पंचम भाव का भी वह कारक होता है। अब अगर बृहस्पति भी केंद्र स्थान में पहुंच गया है तो पूछना ही क्या है। ऐसे में आपका भाग्य जो है अटूट हो जाता है। जब एक बार आपका भाग्योदय होता है तो वह पूरे जीवन भर चलता रहता है, और आप अपने जीवन में जो डिसीजन लेते हैं, जो कार्य करते हैं, या आप जिस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई या कार्य पेशा अपनाते जाते हैं ना, वो अपने आप ऑलरेडी सटीक होता है, सही होता है, वही आपके जीवन का मार्ग भी होता है। कहते हैं ना कि अगर किस्मत बलवान हो तो वह खुद अपने आप आपको सही रास्ते पर ही खींच के लेके जाती है। तो अगर बृहस्पति भी केंद्र में बैठ गया है तो पूछना ही क्या है। अगर केंद्र में ये ग्रह ना भी हो, बहुत सारे लोग जो वीडियो को देख रहे होंगे उनको अब निराशा हो रही होगी कि हमारे ग्रह तो केंद्र में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि कम से कम केंद्र स्थान में नहीं गया है तो 6, 8, 12 में भी ना गया हो तो भी आपको उचित भाग्य का परिणाम मिल जाता है। बृहस्पति चूंकि भाग्य का कारक है, इसलिए बृहस्पति से भी नवम भाव को देखना जरूरी है। बृहस्पति कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है उससे नवम भाव के स्वामी को देख लीजिए। अगर वह भी केंद्र में गया हो या त्रिकोण में गया हुआ हो तो आप भाग्यशाली हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। आपको देखना है नवम भाव के स्वामी को, नवमेश को, और पंचमेश को देखना है, बृहस्पति को देखना है, बृहस्पति से नवम भाव के स्वामी को देखना है। अगर ये केंद्र त्रिकोण में हो तो आप भाग्यशाली हैं, केंद्र त्रिकोण में हो और उच्च के हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो तो महाभाग्यशाली हैं। अगर 6, 8, 12 में भी गए हो लेकिन बलवान हो, पीड़ित ना हो तो भी आप भाग्यशाली हो जाएंगे। हालांकि 6, 8, 12 में जाएंगे तो संघर्ष के बाद बड़ी सफलता आपको ये दिलाने का प्रयास करेंगे। तो अगर केंद्र स्थानों में ये ग्रह जा रहे हैं तो आप अपने आप में एक भाग्यशाली जीवन लेकर के पैदा हुए हैं। अब एक दूसरा सूत्र ले लीजिए। अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी और पंचम भाव के स्वामी कुछ कुंडली में अच्छे योग बना के बैठ गए हो, जैसे मान लीजिए कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है और वह बुध के साथ युति करेगा तो लक्ष्मी नारायण योग बना देगा। ऐसे जो पंचम भाव का स्वामी है वह कोई योग बना दे, पंच महापुरुष में से कोई योग बन जाए, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में शामिल हो जाए, शुभ कर्तरी आदि में आ जाए, पुष्कर नवमांश में चला जाए, ऐसे नवम भाव का स्वामी भी किसी योग में हो जाए या फिर पुष्कर नवमांश में हो जाए, शुभ कर्तरी में हो जाए, पंच महापुरुष राजयोग बना दे, यानी भाग्य भाव नवम और भाग्य का भाग्य पंचम भाव दोनों किसी अच्छे योग में हो, धन योग में हो, राजयोग में हो तो भी आप अपने आप को महान भाग्यशाली समझ सकते हैं। भाग्य हर स्टेप पे आपका साथ देने वाला है, यानी कि आपके शत्रु विरोधी जो भी आपके खिलाफ सोचेंगे, चाल चलेंगे,
अंततः वह उल्टा पड़ के आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, लाभकारी हो जाएगा। अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी कुंडली में बली हो, पीड़ित ना हो, नीच ना हो, अस्त ना हो, शत्रु राशि में ना हो, पाप ग्रहों के साथ में ना हो, भाग्य ठीक स्थिति में हो कुंडली में कहीं भी, और वह जिस राशि में बैठा है यानी भाग्येश का राशि अधिपति वह भी बली हो जाए, तो यह भी एक महाभाग्य की सूचना देने वाला योग होता है। मान लेते हैं जैसे कर्क लगन की कुंडली है तो नवम भाव का स्वामी बृहस्पति होगा। बृहस्पति कुंडली में पीड़ित ना हो, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का हो, और साथ ही साथ यह बृहस्पति जिसकी राशि में बैठा है, मान लेते हैं मंगल की राशि में है, और वह मंगल खुद उच्च का हो जाए, तो यह एक प्रबल भाग्य की सूचना देने वाला योग होता है। एक चीज याद रखिएगा कि भाग्य का अधिपति कौन होगा, भाग्य का जो स्वामी है, भाग्य भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वह भाग्य का अधिपति नहीं होता है। भाग्य का अधिपति वह ग्रह होता है, ऐसे आप किसी भी भाव के लिए जान सकते हैं, भाग्य का अधिपति वह ग्रह होगा जिसकी राशि में भाग्येश बैठा होगा। अगर वह बलवान है तो भाग्य साथ देगा। ऐसे धन के लिए अगर देखना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी किस ग्रह की राशि में है, वह ग्रह अगर कुंडली में अच्छे भाव में होगा, अच्छी राशि में होगा, तो धन आएगा ही आएगा। मान लीजिए धन भाव का स्वामी जो है वह मंगल की राशि में है और मंगल कुंडली के 6, 8, 12 में होगा अगर, तो आप धन सहेज नहीं पाएंगे। द्वितीय भाव धन को बचाने का है, धन सहेज नहीं पाएंगे। वहीं अगर मंगल अच्छा होगा, अच्छे भाव में होगा, नीच आदि नहीं होगा, तो आप धन को सहेज भी पाएंगे। ऐसे कर्म भाव का स्वामी जो भी ग्रह आपकी कुंडली में है वह जिस राशि में बैठा होगा उस राशि का स्वामी आपका कर्मों का अधिपति माना जाएगा। अभी तक अगर इन सूत्रों में से कोई सूत्र आपको नहीं मिल पाए हैं तो एक सूत्र मैं आपको और दे रहा हूं। भाग्य भाव नवम और पंचम, इन दोनों के नक्षत्र लॉर्ड को देख लीजिए, यानी भाग्येश किसके नक्षत्र में है और पंचमेश किसके नक्षत्र में है। वह नक्षत्र स्वामी अगर कुंडली में बली हो, यानी नीच ना हो, पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, पाप कर्तरी आदि में ना हो, या फिर वह छठे, 8वें, 12वें भाव में ना बैठे हो, तो भी आप भाग्यशाली माने जाएंगे। यानी भाग्येश और पंचमेश का नक्षत्र अधिपति अगर केंद्र स्थानों में होगा तो बहुत अच्छा, धन भाव लाभ भाव में होगा तो बहुत अच्छा, त्रिकोण भाव में होगा तो बहुत अच्छा। साथ ही साथ अगर उसको राशि का भी बल प्राप्त हो गया हो तो पूछना ही क्या है। अगर वह छठे, 8वें, 12वें भाव में होगा तो, या फिर नीच होगा, अस्त होगा, पीड़ित होगा, तो आपका भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी एन वक्त पर आपको ये पीड़ित करेगा। जैसे आप देखिए बहुत बार क्या होता है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कर्जा लेता है बिजनेस के लिए, वह अपने बिजनेस को सफल कर ले जाता है। कर्ज जो लिया है उसके लिए अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है चुकाना, उसने उसका कई गुना व्यापार कर लिया है, मुनाफा कमा लिया। वहीं कुछ लोग होते हैं कर्जा लिए और वो पैसा उनका बिजनेस डूब गया या पैसा नहीं निकल पाया और इस तरीके से वे कर्ज के चंगुल में फंस गए, ऊपर से बिजनेस भी नहीं चल पाया। तो ये दोनों खेल होते हैं भाग्य के। भाग्य अच्छा होने पर आप कर्ज लेते हैं, वह कर्ज आपके लिए सटीक बैठ जाता है। तो आप यह भी देखिएगा कि अगर आपके भाग्य पंचमेश और नवमेश 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में है तो आपको कर्जा वगैरह मुसीबत दे सकता है। मान लीजिए आपका भाग्येश जो है वह ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी धन भाव में बैठा है या वह ग्रह खुद धन भाव का स्वामी है, तो अब कर्जा आपके लिए धन की बरसात लेकर के आ सकता है। भाग्यशाली योगों में एक और योग की मैं अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ जिसको धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव और दसम भाव के स्वामियों की युति हो, दोनों एक साथ हो, दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया हो, तो इसे धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं। अगर यह केंद्र स्थानों में हुआ हो तो बहुत उत्तम है, त्रिकोण में हुआ हो तो भी उत्तम है, 6, 8, 12 में गया होगा तो इस योग का बल घट जाएगा। हालांकि देगा ये शुभ फल ही, लेकिन इसका प्रभाव सीमित हो जाएगा, इसके बल में कमी आ जाएगी। तो धर्म कर्माधिपति योग अगर किसी कुंडली में बन गया है, नवम और दसम भाव के स्वामियों का संबंध बन गया है, दोनों ने राशि परिवर्तन किया है, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं,
तो भी यह योग आपको भाग्यशाली बनाने का ही काम करता है। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में बलि ग्रह हो, उच्च का ग्रह हो, तो भी यह आपको जीवन में अचानक से ग्रोथ देने का काम करता है। बहुत से लोगों के दसम भाव में उच्च ग्रहों पर यह सूत्र अपनाया गया और उनके जीवन में कई बार अचानक से उन्नति के अवसर देखने को मिले हैं। लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में दसम भाव में उच्च का ग्रह होने के बावजूद भी उनका जीवन जो है सामान्य रह गया। कारण क्या रहा कि यहाँ पर सिर्फ आप दसम भाव में उच्च के ग्रह को ना देखिए, दसम भाव का जो स्वामी है वह नीच का या 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए। दसम भाव का उच्च का ग्रह और दसम भाव में जो उच्च का ग्रह है उसका जो राशि अधिपति हो वो नीच ना हो, 6, 8, 12 में ना गया हो, तो यह भी आपको भाग्यशाली बनाता है और जीवन में आपको अचानक से कई बार जीवन में अचानक से परिवर्तन लेकर के आता है और साल 2, 4 साल के भीतर ही आपका जीवन यू टर्न ले लेता है। एक विशेष सूत्र आप सभी जानते हैं, अगर किसी भाव का स्वामी उस भाव के कारक के साथ बैठ जाता है तो भाव को बल मिल जाता है। भाग्य भाव का स्वामी आपकी कुंडली में जो भी ग्रह है, अगर वह बृहस्पति के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, धन या लाभ भाव में बैठा हो, तो भी यह आपको भाग्यशाली बनाने का काम करता है। यानी कि भाग्येश जो है उस पर गुरु का प्रभाव आए, चाहे वह साथ बैठा हो या दूसरे स्टेप में साथ ना बैठा हो, तो उस पर दृष्टि आ गया हो, तो भी आप भाग्यशाली हैं। इसी सूत्र को और अगर विस्तारित करें, महाभाग्यशाली योग बन जाएगा अगर आपके भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों के स्वामियों पर बृहस्पति का प्रभाव आ गया हो। यानी बृहस्पति की युति दोनों के साथ में हो या एक के साथ युति हो, एक पे दृष्टि डाल रहा हो या दोनों पर ही दृष्टि डाल रहा हो, तो भी यह महाभाग्यशाली योग बना देता है। इससे भी बड़ा भाग्यशाली योग तब बनेगा जब आपके भाग्य भाव के स्वामी पर, कर्म भाव के स्वामी पर और पंचम भाव के स्वामी पर, तीनों पर बृहस्पति का इन्फ्लुएंस आ जाए कहीं से। चाहे बृहस्पति साथ बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, एक के साथ हो और दूसरे पर दृष्टि डाल रहा हो, तो भी यह बहुत ही भाग्यशाली योग बना देता है। इन योगों को अपनी कुंडली में मिलान करिएगा। ये योग थोड़ा सा जटिल जरूर है, मिलना बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव भी व्यापक है, इसलिए ये सामान्य तरीके से हर कुंडली में मिलते भी नहीं है, क्योंकि ये जातक को महाभाग्यशाली बनाने वाले योगों की मैं यहाँ पर चर्चा किया हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस कंटेंट को। धन्यवाद।